मैंने स्ट्रॉबेरी वाला। आई थॉट यू आर आस्किंग कि बेली के बर्थडे पे कौन सा केक मंगाया कल। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन एंड आज हम देखने वाले हैं ऐसे वियर्ड ऑल्टर ईगोस को जो कि रेसलिंग हिस्ट्री में हमें देखने को मिले। आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इन्होंने 13 डाले जिसमें से हम कुछ देखने वाले हैं, कुछ छोड़ देंगे जो कि ऑफकोर्स हमारे जोन में ज़्यादा बैठने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जिसकी शुरुआत में नंबर 13 से ही करूँगा। इज़ीकियल रखा है उन्होंने एंड दिस हैज़ टू बी वन ऑफ दी ओनली कैरेक्टर्स इस लिस्ट के अंदर जो कि बिना फेस पेंट टाइप वाला सुपरस्टार है। बट समहाउ ये सबसे ज़्यादा वियर्ड था। फुल टाइम ट्रैवल वाली चीज़ें थी इसमें। एलायस का भाई खुद एलायस था दाढ़ी कटवा के। इट वॉज लाइक फुल कॉमेडी मूवी एंड केविन ओवेंस को अगर किसी ने वहाँ पे स्टार बना दिया तो वो इज़ीकियल ही था। और इज़ीकियल का क्या हुआ वो किसी को भी नहीं पता। और इज़ीकियल का रेसलमेनिया के बाद हमें देखने को मिला था डेब्यू। मतलब समझ रहे हो एक टाइम था जब रेसलमेनिया के बाद पता नहीं कौन कौन सुपरस्टार आते थे बड़े बड़े। इस बार हमें देखने को मिला था इज़ीकियल। अबे यार हंसी हो रही है ये सोचते हुए। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, चलो इज़ीकियल आया तो आया, लेकिन इज़ीकियल की हाइप एलायस से ज़्यादा कैसे हो गई। अगर आप नोटिस किया होगा तो एलायस से ज़्यादा लोग इज़ीकियल के लिए ज़्यादा खुश थे और फिर कह रहे थे एलायस को लाओ। और जैसे ही एलायस आया एवरीबडी वेंट अवे। दे आर लाइक ये कौन है, हटाओ, में हमें गिटार सुनना ही नहीं है। वियर्ड तो मैं कहूँगा डेफिनेटली, बिना फेस पेंट के भी अगर बंदा कोई केविन ओवेंस जैसे बंदे को सता सकता है दैट इट इज वियर्ड। अगला सुपरस्टार है क्रिस जेरिको का पेन मेकर। नाउ आई डोंट नो आप में से कितने लोग उस टाइम पर रेसलिंग देख रहे थे जिस टाइम पे हम ये वीडियोस बनाया करते थे कि क्रिस जेरिको ने चैलेंज कर दिया है केजुचिका ओकाडा को, द रेन मेकर को। और वहां से पूरा सरकमस्टांस चेंज हो गया था जैसे ही क्रिस जेरिको जापान में गए थे। जापान में जाने के बाद लड़ना मतलब अगर केनी ओमेगा से लड़ रहे तो अल्फा बन गए क्रिस जेरिको, अगर ओकाडा से लड़ रहे हैं तो पेन मेकर बन गए। मतलब बेसिकली जो निकनेम है उसी से थोड़ा तोड़ फोड़ के अपना निकनेम बना लिया। एंड नॉट गोइंग टू लाई बट आई वॉज इंजॉइंग क्रिस जेरिको का दैट रन। और मेरे को लगता है क्रिस जेरिको का वो रन अगर ना होता मोस्ट प्रोबेबली ऑल एलीट रेसलिंग का होना मुश्किल था। आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज अगर कोई बड़ा सुपरस्टार पहले ही ऑल एलीट रेसलिंग की स्टैब्लिशमेंट में था तो वो क्रिस जेरिको ही था। तो क्रिस जेरिको का डब्ल्यूडब्ल्यूई से आना और फिर एक्चुअली में एक बढ़िया कैरेक्टर प्ले करके आई मीन ऑल एलीट रेसलिंग की तो बल्ले बल्ले थी, उसके बाद से कोई कैसे हक सकता है। बट ये है कि अगर किसी ने नहीं देखा तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा जेरिको और ओमेगा एंड जेरिको एंड ओकाडा के मैच को, इवन जेरिको वर्सेस नाइटो को भी डेफिनेटली। अगला सुपरस्टार इन्होंने स्टिंग का रखा है, इनसेन आइकन, बेसिकली जोकर वाला गिमिक। और उस टाइम पे मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था। ऑफ कोर्स प्रोमो तो मैं सुनने नहीं बैठा था बचपन में, क्या ही समझ में आता। हमें तो ये था अबे बोलने लग गए, अरे हटाओ फिर। लेकिन अब जब लुक बैक करते तब पता चलता है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही पागलपंती थी। आई मीन जस्ट इमेजिन फॉर अ गाय जो कि स्टिंग को 1990s इवन उसके पहले से अगर देख रहा है और फिर वो अचानक से TNA के अंदर ये हरकतें करते देखेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। इट इज़ लाइक डीन एम्ब्रोस के फैंस जॉन मॉक्सली को ब्लेड लगाते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही फील आ रही होगी स्टिंग के फैंस को। और थैंकफुली वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं और चलना भी नहीं चाहिए था। वो स्टिंग के लिए बना ही नहीं था। स्टिंग हमेशा बिल्कुल वही काम, कंपोज्ड और उतना चेहरे पे इमोशंस ना दिखने वाला, सरप्राइज एलिमेंट के साथ दूर से बैठ के देखने वाला बंदा, अचानक से अटैक करने वाला, बिल्कुल वही वाला कैरेक्टर चाहिए था। और वही स्टिंग पे सूट भी करता था, नॉट दैट जोकर एलिमेंट। आई केयर इट के जोकर ने ऑस्कर जीता था एंड ऑल, बट हे कम ऑन, डोंट बी लाइक दैट मैन। अगला सुपरस्टार है द फील्ड। आई मीन द फील्ड तो इस जनरेशन के लिए वियर्डेस्ट ही होगा। इवन हम जैसे लोग के लिए जो कि थोड़े बड़े भी हो चुके हैं उन्हें भी लगता है कि यार ये फील्ड कौन सी भला है। एक टाइम को तो हमें भी आ गया था कि यार ये मास्क है एक्चुअली में इसने खाल में अपने छिदवा रखा है इधर। एक बार को ऐसी फीलिंग आ गई थी जब फील्ड का शुरू में हमें देखने को मिला था। और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन थी मतलब समर स्लैम की एंट्रेंस को मज़ेदार ही बना दिया था। लेकिन उसके पहले भी जब फिन बैलर को अटैक किया, इवन मिक फोली को अटैक किया, वो क्रेजी था। अब वो अलग बात है कि फील्ड का जब दिमाग घूम जाता है, मतलब ब्रे वाइट का बैक स्टेज में क्या अब मेरे को क्या क्रिएटिव करना है, वहाँ पर फंस जाते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है कि आपकी क्रिएटिविटी को समझे। और वो ना समझने के चक्कर में द फील्ड का हो गया बेड़ा गर्क। इसीलिए अब हम आपको अब वो हमें दिखते ही नहीं है। तो इसीलिए आई रियली होप कि समर स्लैम से पहले ब्रे वाइट को ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमें बस सिंपल सा गुंडा दिखने वाला बंदा चाहिए,
इतना कोई ये नहीं चाहिए कि कहीं पे बार कोड आ रहा है, फिर कहीं पे किसी की गुड़िया खो जा रही है, अब वो गुड़िया खो जा रही है तो उस गुड़िया के खोने से कहीं पे किसी बुढ़िया की मृत्यु हो रही है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। यू जस्ट कम फाइट, डराओ लोगों को, फिनिशर चुराओ, जो करना है करो, लेकिन सामने करो। हमें हिंट्स नहीं चाहिए, हमें कैमरा ना खोलना पड़ जाए कि भैया QR कोड आया तो स्कैन करना, नहीं करना हमें यार, क्यों करें। नेक्स्ट अप इज वेरी इंटरेस्टिंग, जोसेफ पार्क। और जोसेफ पार्क को इस लिस्ट में देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया, बिकॉज अब्बेस अगर आपको पता होगा TNA का सुपरस्टार, तो जब उसने जोसेफ पार्क में ट्रांजिशन किया था, बहुत टाइम तक मेरे को ऐसा लगता था दिस इज एबिस, मतलब क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास वो करने का कहीं पे वो नहीं था कि यार इंटरनेट पे जाके देख ले कि क्या एबिस ही जोसेफ पार्क है, तो मेरे पास तो एटलीस्ट वो फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन बहुत टाइम के बाद जाके मेरे को पता चला यस ये ही एबिस है, और जैसे तब पता चला। फिर भी ऐसा होता था कि यार ये बंदा मास्क के साथ ज़्यादा अच्छा है, बिना मास्क के और भी ज़्यादा शैतान लगता है। अब क्योंकि किसी किसी की भोली शक्ल वो वाली नहीं होती कि यार ये बहुत भोला है लेकिन अब ये कुछ करेगा, अब ये पक्का अपना उस्तरा निकाल के हमारी नाक काटने वाला है, बिल्कुल वही वाला बंदा जोसेफ पार्क दिखाई देता था। तो इसीलिए मैं तो ये कहूँगा कि जोसेफ पार्क वॉज वन ऑफ द रेयरेस्ट सुपरस्टार्स जो कि मास्क के साथ भोला और बिना मास्क के साथ बड़ा टेडली लगता था, एटलीस्ट मुझे। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट जोसेफ पार्क डेफिनेटली हैड दैट स्पार्क। आई थिंक WWE को सही से यूज़ करना चाहिए था जब वो एज स्टाइल्स के साथ लाए थे इनको, पता नहीं क्या था वो, मतलब वो तो बिग फेल हो गया WWE के लिए। अगला सुपरस्टार है विलो द वास्प, जेफ हार्डी फ्रॉम इम्पैक्ट रेसलिंग। एंड जेफ हार्डी ने WWE के अंदर कुछ चेंज नहीं किया कभी। जेफ हार्डी वॉज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट एक्सेप्ट हिज एज, उनकी एज बड़ी, बट TNA के अंदर जो उन्होंने चेंजेस किए, ब्रोकन मैट हार्डी के साथ वोकन मैट जेफ हार्डी बन गए। एंड देन विलो का कैरेक्टर देखने को मिला, एंड विलो वॉज वन ऑफ द फ्यू कैरेक्टर्स जो कि फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो कि कम भी देखने को मिला। और जेफ हार्डी की तरफ से, एक तो जेफ हार्डी खुद पेंटर, डांसर, मतलब फुल आर्टिस्टिक माइंड है, तो अगर वो खुद डिज़ाइन करता है तो वो बहुत कुछ अलग ही करता है, मतलब फुल ब्रेड वाले हेयर्स बना लिए। एंड मास्क भी पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये मास्क क्या है। कोई ऐसे मास्क नहीं होते जिसमें लगता है कि यार इसमें एक बंदा कैसे लड़ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। सेम वही वाला मास्क था, और फिर आईज के अंदर भी उन्होंने पत्थर लगा लिए थे वाइट वाले, तो ही वॉज लुकिंग वेरी वियर्ड, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जिसके साथ फैंस अभी भी चाहते हैं कि भाई अगर रिटर्न हो जेफ हार्डी का तो विलो के साथ ही हो। ऑल्टर ईगोस किसी किसी सुपरस्टार के ऐसे होते हैं दैट वी वांट। अभी इस लिस्ट में एक और सुपरस्टार है जिसके लिए भी सेम चीज कही जाती है, एंड सेम गोस विद जेफ हार्डी दैट इफ यू वांट टू रिटर्न एज विलो। और जिस एक सुपरस्टार की मैं बात कर रहा हूँ वो इस लिस्ट का फाइनल सुपरस्टार है, एंड दैट इज डेमन फिन बैलर। फिन बैलर एज विदाउट डीमन तो मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, बट डीमन के साथ जो वाइब क्रिएट होती है फ्रॉम एंट्रेंस टू द प्रेजेंटेशन एंड टू द फिनाले जिसमें फिन बैलर मोस्टली विक्ट्री लेते हैं, आई थिंक दिस इज द रीजन डीमन फिन बैलर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल्टर ईगोज भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज कि यार उसने लोगों के अंदर क्या परसेप्शन छोड़ा है एक ऑल्टर ईगो का, है ना। जिस तरीके से उसने कैरेक्टर मेंटेन किया बिटवीन फिन बैलर एंड डीमन, काफ़ी कम सुपरस्टार वो कर पाते हैं। आई थिंक डीमन जस्ट डिड इट मैन। एंड और ऊपर से रेयरिटी कि वो कितना कम डीमन यूज़ करते हैं कि जब वो यूज़ होता है तो उसकी एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और मतलब इट्स लाइक जिन, अलादीन है नॉर्मल फिन बैलर, और जब भी वो चाहे वो अपने जिन को बुला सकता है जब भी उन्हें ज़रूरत हो। वो अलग बात है कि वो जिन रोमन रेंज के सामने बेचारा फीका पड़ गया था, बट है रोमन रेंज के सामने तो अभी किसी की भी नहीं चल रही है, तो इसीलिए डीमन फिन बैलर को छोड़ देते हैं यहाँ पे। और ओवरऑल आई थिंक ऑल्टर ईगोस की बात करें तो अगर मेरे को किसी एक ऑल्टर ईगो को पिक करना पड़ेगा जो कि मेरे को लगता है कि वियर्डेस्ट येट पॉपुलर एंड ऑल, तो आई थिंक डीमन फिन बैलर ही। मैं द फील्ड का नाम भी रख लेता, बट लेटली जो द फील्ड ने कांड किए हैं, आई जस्ट वांट कि एक बार द फील्ड रिटर्न करके उन काले पापों को साफ कर दे। आई वांट अ प्रॉपर क्लीन द फील्ड रन। अगर द फील्ड ने 6 महीने भी बढ़िया से दे दिए ना, दैट मीन्स कि वो डीमन को सरपास कर देंगे इजीली। आई नो कि जो पॉपुलैरिटी मर्चेंडाइज नंबर्स जो होते हैं उसमें क्या बोलते हैं फील्ड टॉप पर होंगे डीमन के मुकाबले, बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर आई थिंक फिन बैलर टेक्स द केक, बिकॉज फिन बैलर ने कभी भी फैंस को परेशान नहीं किया जितना द फील्ड ने किया। तो वो परेशानी एक बार हटा दो, 6 महीने का रिटर्न करो, मतलब 6 महीने से लेकर कि 6 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। और समर स्लैम का टाइम है,
रूमर्स भी आ रहे हैं, जस्ट डू इट। एनीवेज कमेंट्स में आप अपना फेवरेट वियर्डेस्ट कैरेक्टर लिख के बताना कि आपको क्या लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर फेवरेट वियर्डेस्ट ऑल्टर ईगो कौन सा देखा। कमेंट्स में लिखो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।